पिछले पार्ट में हमने देखा कि जिंगचैन और हाउकिंग की शादी हो गई है, जिस शादी से हाउकिंग बहुत ज्यादा खुश है। जिंगचैन चिंतित है हाउकिंग के हरम में भविष्य को लेकर। हाउकिंग जिंगचैन से कहता है कि वसंत ऋतु की रात छोटी होती है, इसलिए महाराज को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 154। जिंगचैन को शराब चढ़ गई थी। वो हाउकिंग को उत्तर देते हुए कहता है, तुमने मुझसे शादी की है, अब मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। जिंगचैन हाउकिंग को बिस्तर पर लेटाता है। उसकी बेल्ट खोलने ही वाला होता है कि हाउकिंग उसका हाथ पकड़ अपनी जगह बदल लेता है। जिंगचैन हैरानी से चौंक कर चिल्लाकर कहता है, तुम ये। जिंगचैन से खींचातानी करते समय जो हाउकिंग ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था उसे छोड़ अपना हाथ जिंगचैन के सीने की तरफ ले जाते हुए हाउकिंग मुस्कुराकर कहता है, महाराज आप आराम कीजिए, आपकी सेवा के लिए मैं हाजिर हूँ ना। पर इससे पहले कि जिंगचैन की सेवा हाउकिंग कर पाता, जिंगचैन हाउकिंग को अपने हाथ से रोक अपनी जगह बदल देता है और हाउकिंग दोबारा से अपनी जगह बदल देता है। वैसे ये आज तक की पहली कहानी है जिसमें सुहाग रात के समय मुकाबला चल रहा है। जिंगचैन चिल्लाकर कहता है, गु हाउकिंग तुम। और जिंगचैन के होठों को सहलाते हुए, जिस कारण जिंगचैन बहुत शर्मा रहा था, हाउकिंग कहता है, महाराज कृपया मुझे माफ कर दीजिए, पर आप जो ये मुझ पर धीमे धीमे अत्याचार कर रहे हो ना, मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको बहुत याद किया है और दिन रात इस पल का इंतजार किया है, और अभी अभी आपने मुझे बहुत ज्यादा दुखी कर दिया है। मैं उदास हूँ। आपने मुझे मेरे औपचारिक नाम से बुलाया, जबकि मैंने केवल आपको अपना असली नाम, अपने बचपन का नाम बताया था। क्या आप भूल गए? हाउकिंग जिंगचैन को रिझा रहा था, जिसे जिंगचैन अच्छे से समझ रहा था। जिंगचैन प्यार से कहता है, फेंगशी। जिंगचैन ने केवल हाउकिंग का नाम नहीं लिया था, बल्कि उसका नाम लेकर उसे अनुमति भी दी थी। जिंगचैन के मुंह से इतने प्यार से अपना नाम सुनकर हाउकिंग एक पल के लिए सुन्न हो जाता है, लेकिन वो तुरंत जिंगचैन को खींचकर अपने पास उसके होठों को चूम लेता है। शादी की इस दावत के बाद महाराज 3 दिनों तक राय दरबार नहीं गए। सबका कहना था कि महाराज को महारानी अति प्रिय हैं। महाराज ने अपने पत्नी को राय दरबार में आने की और सरकारी मुद्दों पर होने वाली चर्चा में हिस्सा लेने की भी अनुमति दी। महाराज उससे काफी प्यार करते हैं और काफी सराहना भी। सम्राट के दफ्तर में मू हान जिंगचैन को कुछ कागज देते हुए उन कागजों के बारे में बताता है, तो जिंगचैन उसे वो कागज एक तरफ रखने के लिए कह देता है। जिंगचैन के हाव भाव को मू हान बहुत ही गंभीरता से देख और समझ रहा था। मू हान जब समझ जाता है तो वो मुस्कुराकर जी के एक तरफ हो जाता है और राजकुमार, जो कि हमेशा की तरह अपनी पेट पूजा में व्यस्त था, वो जिंगचैन से पूछता है, भाई आपका पत्नी कहीं नजर नहीं आ रहा? जिंगचैन कहता है, महारानी थोड़ा थक गए थे तो मैंने उन्हें फेंगी महल में आराम करने के लिए कह दिया। इस बात पर अपना दिमाग दौड़ाकर राजकुमार जो भी समझा, पर वो कहता है, ओह मैं समझ गया, और जिंगचैन की तरफ इशारा करता है अंगूठा उठाकर। और इस इशारे का मतलब था कि बहुत बढ़िया, जिस पर जिंगचैन भी थोड़ा गर्व महसूस करता है। राजकुमार कहता है, अब जबकि आपके पत्नी बीमार है तो हम उनसे फिर किसी दिन मिल लेंगे। जुनकिंग, चलो आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। राजकुमार मू हान को खींचने लग जाता है, तो मू हान मन में कहता है कि ये किस बात पर इतना बावला हुए जा रहा है। रास्ते में मू हान से राजकुमार कहता है, भाई सच में बहुत ही विश्वास योग्य हैं। वो कभी भी किसी नए इंसान को इतनी जल्दी मौका नहीं देते, पर उन्होंने अपने पत्नी को दिया। वो अपने पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मू हान हंसते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि भाई का पत्नी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। राजकुमार मू हान की बात को समझने की कोशिश करते हुए उससे पूछता है, इन दोनों बातों में क्या अंतर है? मू हान मुस्कुराकर कहता है, कोई अंतर नहीं है, बात बस इतनी सी है कि उन दोनों का प्रेम बहुत ही गहरा है। वैसे आपने तो ये कहा था कि आप मेरे लिए खाना बनाने वाले हो। राजकुमार कहता है, हाँ, मैं अपने जुनकिंग को भूखा नहीं रहने दूंगा। जिंगचैन के दफ्तर में हाउकिंग आता है और उससे कहता है, क्या यहाँ बैठ बैठ कर आप ऊब गए हो? क्या मैं आपके ऊपर झुक सकता हूँ? जिंगचैन से अनुमति लेने के बाद हाउकिंग थोड़ा उसके ऊपर झुक जाता है और कहता है, मुझे पता है कल रात आप कितना थक गए थे। अगर मैं आपकी मालिश करूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। जिंगचैन एक गहरी सांस छोड़ता है और हाउकिंग का हाथ जिंगचैन की मालिश करते करते जिंगचैन के पेट के नीचे जाना शुरू कर देता है।
और हाउकिंग खुद भी जिंगचैन के साथ पूरी तरह से जग जाता है। तो जिंगचैन उससे कहता है, अगर तुमने इस तरह का व्यवहार करना जारी रखा तो मैं तुम्हें कल ठंडे महल में कैद कर दूंगा। हाउकिंग मुस्कुराता है और जिंगचैन को कसकर गले लगा कहता है, महाराज आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? महारानी गर्भवती हैं, ठंडे महल में रहने के कारण बच्चे को नुकसान हो सकता है। जिंगचैन चिढ़कर कहता है, देश का महारानी होने के नाते आपको इस तरह की बकवास करना शोभा नहीं देता। इस बात पे नौटंकी का राजकुमार हाउकिंग, हाँ नौटंकी का जो सम्राट है वो है राजकुमार जिंगशाओ, इसलिए नौटंकी का राजकुमार है हाउकिंग। नौटंकी का राजकुमार हाउकिंग अपना एक दांत दिखाते हुए कहता है, महाराज सच में आप अपने इस पत्नी पर संदेह कर रहे हैं? जिंगचैन अभी भी चिढ़ा हुआ था। हाउकिंग जिंगचैन के चेहरे को अपनी उंगली से ऊपर कर उसके चेहरे के पास अपना चेहरा लेकर जा उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, महाराज आपका पत्नी अभी इसी वक्त खुद को निर्दोष सिद्ध करेगा। पर इससे पहले कि हाउकिंग जिंगचैन के होठों पर अपने होठों से सबूत पेश करता, जिंगचैन हाउकिंग का हाथ पकड़ उसे दूर करते हुए कहता है, गु हाउकिंग। हाउकिंग कहता है, कल रात आपने अपने इस पत्नी को साफ तौर पर फेंगशी कहकर पुकारा था और आज आपने जुबान बदल ली। आपने मेरे मुंह पर ही मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। सच में मेरे दिल पे चोट लगी है, मैं बहुत दुखी हूँ। जिंगचैन कहता है, दफा हो जाओ। वैसे ऐसा जिंगचैन ने कहा है, हाउकिंग दफा होगा? बिल्कुल नहीं, ये बात हम सबको पता है। इस देश में इकलौता एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम है गो हाउकिंग, जो सम्राट के आदेश का उल्लंघन कर सकता है, सम्राट के साथ बदतमीजी कर सकता है और सम्राट के साथ बंद कमरे में इस तरह का व्यवहार कर सकता है। वैसे तो ये बात किसी से छुपी नहीं है, सबको समझ आ गई होगी, पर जिसको नहीं समझ आई, जिसको नहीं पता, उसको मैं बता दूं कि गो हाउकिंग केवल नाम का पत्नी है, असल में वो जिंगचैन का पति है। और इस बात का मुहान को पता है, राजकुमार को नहीं। जो समझ कर राजकुमार समझा था वो बिल्कुल गलत समझा था। थका हुआ हाउकिंग नहीं बल्कि जिंगचैन है।